भागों में विभाजित किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, मैं आपको उनकी ओर लेके चलता हूँ। पहला भाग है व्यापार, दूसरा भाग है उद्योग, और तीसरा भाग है वाणिज्य, और चौथा भाग है संबंधित क्रियाएं। यानी कि इन सबसे संबंधित जो क्रियाएं हैं, इन चारों भागों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है विद्यालय स्तर पर। अब हम आपसे बात करेंगे, अभी हमने विद्यालय स्तर पर चर्चा की, अब हम आपको कहां लेके चल रहे हैं विद्यार्थियों, अब हम आपको लेके चल रहे हैं माध्यमिक स्तर पर। माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य शिक्षा का विषय क्षेत्र पे अब हम चर्चा कर रहे हैं। ये हम जान पाएंगे कि माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य विषय का क्या क्षेत्र है, क्या क्या उसमें रखा गया है। देखिए अब आप लेके चलते हैं हम प्रारंभिक बही खाते। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, प्रारंभिक बही खाते, दोहरा लेखा प्रणाली, रोज नामचे, खतौनी, खाता बही, जितने भी ये दैनिक खाता बही, जितने भी ये आपके लेखे हैं, सब के सब बही खाते के अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट है आपका व्यापार प्रणाली। इसके अंतर्गत व्यापार प्रणाली के अंतर्गत व्यापार का टोटल ज्ञान आपको दिया जाता है कि किस तरीके से आप व्यापार को संगठित करेंगे, किस तरीके से उसका संचालन करेंगे, किस तरीके से आप धन को अर्जित करेंगे, किस तरीके से लाभ हानि की गणना करेंगे। ये सब आपको आपका व्यापार प्रणाली के अंतर्गत समझाया जाता है। अधिकोषण तत्व, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं मैं आपसे अधिकोषण तत्व की। तो अधिकोषण तत्व में आपकी मुद्रा का टोटल इतिहास दिया गया है, मुद्रा की पे चर्चा की गई है। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में आप अर्थशास्त्र के अर्थ पे चर्चा करेंगे, उसकी परिभाषा पे चर्चा करेंगे, उसके क्षेत्र पे चर्चा करेंगे। आप ये निश्चित मान लीजिए कि यहाँ पे आपको व्यापारिक अर्थशास्त्र की चर्चा करनी है, क्योंकि कॉमर्स के अंतर्गत, वाणिज्य के अंतर्गत आपको व्यापारिक अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगली बात करते हैं हम अंतिम खाते। अंतिम खाते आप जानते ही हैं, फाइनल अकाउंट्स आप लोगों ने सबने पढ़े होंगे, 12th लेवल पे इसकी पढ़ाई होती है। तो इसके अंतर्गत कितने प्रकार के खाते आते हैं, देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले व्यापार खाता, लाभ हानि खाता, और आप जानते ही हैं तीसरा पॉइंट क्या है आपका, वेरी नाइस, आर्थिक चिट्ठा। तो देखिए ये इसकी क्यों उपयोगिता पड़ती है कि पूरे साल में जो बिजनेस आपने किया है उसमें कितना आपको लाभ हुआ है, कितनी आपको हानि हुई है, कितने आपके देनदार हैं, कितने आपके लेनदार हैं, कितनी आपकी इनकम है, कितने आपके एक्सपेंसेस हैं, इन सब का पता आपको इसके द्वारा पता लगता है। आगे की बात मैं करता हूँ आपसे बैंक। देखिए बैंक आप जानते ही हैं, बिना बैंक के गुजारा नहीं है। तो आपको इसके अंतर्गत बैंक का पूरा इतिहास बताया गया है, बैंक के टोटल कार्य बताए गए हैं। इसके अंतर्गत आपको सबसे पहले मैं बात करूं आपके रिजर्व बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक आपका केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना कब हुई, 1935 में हुई है। उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, 1949 में हुआ है। अगर मैं बात करूं भारतीय स्टेट बैंक की, आपसे बात करूं मैं व्यापारिक बैंक की, आपसे बात करूं सार्वजनिक बैंक की, आपसे बात करूं व्यक्तिगत बैंक की, तो अनेकों बैंकें हैं, उनका ज्ञान आपको होना चाहिए। जब आपको बैंक का ज्ञान होगा तभी आप अपने विद्यार्थियों को उस ज्ञान को ट्रांसफर कर पाएंगे। अब विद्यार्थियों हम आपको उच्च माध्यमिक स्तर की ओर लेके चलते हैं। देखिए उच्च माध्यमिक स्तर पर क्या है, व्यापारिक शिक्षा। सबसे पहले व्यापारिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है, उसी के साथ आपको व्यापार और आर्थिक क्रियाओं का ज्ञान प्रदान किया जाएगा। व्यापार की प्रकृति एवं उसके उद्देश्यों पर वर्णन किया गया है। व्यापार की संरचना आपको बताई गई है कि किस प्रकार का व्यापार करेंगे आप। साथ ही आपको व्यापार और उसके कार्य स्तर समझाए गए हैं। साथ ही व्यापार संघ के प्रकार और सहयोगी संस्थाओं का वर्णन इसमें किया गया है। अगला है आपका व्यापार मंडल का निर्माण, वित्त व्यापार के स्रोत, शेयर बाजार, आंतरिक व्यापार और बाह्य व्यापार। देखिए यहाँ पे हमने आपसे व्यापार मंडल के निर्माण पर बात की है, तो व्यापार मंडल का आपको निर्माण करना पड़ेगा। और वित्त व्यापार के स्रोतों का आपको जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप इसको सही रूप नहीं दे सकते हैं, तो सबसे पहले आपको इनके स्रोतों का पता लगाना होगा, उसके पश्चात ही आप बिजनेस कर पाएंगे। आगे हम लेकर चलते हैं आपको शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट आप सभी जानते हैं, स्टॉक एंड एक्सचेंज।
उसके बाद आंतरिक व्यापार की बात हो रही है। सबसे पहले आप आंतरिक स्तर के व्यापार की बात करेंगे, फिर बाह्य स्तर के व्यापार की बात करेंगे। और इसके अंतर्गत एक चीज हो रहा है कार्यात्मक प्रबंधन, जो आपका ऑफिस मैनेजमेंट है उसका भी ज्ञान इसी के अंतर्गत रखा गया है, ये विषय क्षेत्र में रखा गया है। आपको ऑफिशियल मैनेजमेंट आना चाहिए। उसी के साथ साथ आपको फैक्ट्री या संस्थान का ज्ञान होना चाहिए। आपको कोई भी औद्योगिक धंधे खोलने हैं, उसके लिए आपको इंडस्ट्री की आवश्यकता पड़ेगी या किसी फैक्ट्री की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक आपको इंडस्ट्री और फैक्ट्री का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप पूरा मैनेजमेंट कैसे संभालेंगे, कैसे अपने व्यापार को एक रूप देंगे, एक निश्चित स्थान देंगे, जिससे कि आपका व्यापार उच्च कोटि का बन सके। उसी के साथ मैं एक बात और आपसे करना चाहूंगा। यहाँ पे एक बात और, कार्यात्मक प्रशासन अर्थात ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, बिना प्रशासन के कोई कार्य स्वाभाविक रूप से नहीं चल सकता। आपको सुचारू रूप से किसी कार्य को चलाना है, उसको अच्छा बनाना है, सफलतापूर्वक उसको चलाना है, उसके लिए आपको प्रशासक की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक आपका प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटिव एक अच्छा व्यक्ति नहीं होगा, उसके अंदर सारे गुण, उसके अंदर सारे कौशल नहीं होंगे, तब तक आपका व्यापार उच्च कोटि का स्थान नहीं ले सकता है। यही तो उदाहरण है। देखिए, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आप टाटा बिरला नाम सुने होंगे, रिलायंस नाम सुना होगा, प्रेम जी नाम सुना होगा, बिल गेट्स नाम सुना होगा। ये सारे के सारे बड़े ही टॉप के बिजनेसमैन हैं, और बिजनेसमैन टॉप के साथ साथ ये टॉप के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। अपनी अपनी फील्डों में ये पारंगत हैं। इन्होंने उच्च कोटि तक पहुंचा है। चाहे आप धीरूभाई अंबानी की बात कर लीजिए, चाहे रतन टाटा साहब की बात कर लीजिए, किसी भी लेवल पे आप आ जाइए। जब तक आपके अंदर वो कौशल नहीं होगा, तब तक आप व्यापार में सफल नहीं हो सकते हैं। अभी आपसे व्यापारिक शिक्षा पे बात हुई। अब इसका दूसरा जो कार्य क्षेत्र है, जो विषय क्षेत्र है, वह है आपका लेखांकन, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। अब देखिए, हम आपसे इसमें क्या बात करेंगे। अगला जो इसका विषय क्षेत्र में रखा गया है लेखाशास्त्र, उसका अर्थ, उसके उद्देश्य और प्राथमिक लेखाशास्त्र, इस पे आप बिल्कुल चर्चा करें। अगला टॉपिक रखा गया है इसमें लेखा शास्त्र के सिद्धांत। जितने भी प्रिंसिपल हैं अकाउंटिंग के, वो सब इसके अंतर्गत रखे गए हैं। फिर इसका है लेखा शास्त्र का आरंभ, यानी कि लेखा शास्त्र का आरंभ कब हुआ है, उस पर चर्चा की जाएगी। कच्चा चिट्ठा एवं त्रुटियां, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कच्चा चिट्ठा एवं त्रुटियां इसमें ये रखी गई हैं। और व्यापारिक लेखा लाभ, यानी कि व्यापारिक लेखा लाभ। अगला पॉइंट आपका है कंप्यूटर से अवगत होना। देखिए, ये तकनीकी युग है। आज का जो युग है वो तकनीकी युग है। अगर आज आपके टाइम में तकनीकी ज्ञान से वंचित है या आपको तकनीकी ज्ञान नहीं आता है, तो आप एक सफल व्यापारी या सफल शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आज आपको तकनीकी अपग्रेड होना पड़ेगा। टेक्निकल अपग्रेडिंग बहुत ही कंपलसरी है। आज के परिप्रेक्ष्य में बिना तकनीकी के आपका जीवन संभव नहीं है, ये निश्चित मान लीजिए आप। अगला पॉइंट है व्यापारिक लेखा लाभ, अवमूल्यन। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा अवमूल्यन, डेप्रिसिएशन, यानी कि मूल्य का ह्रास। यहाँ पे आपका मूल्य का ह्रास पर चर्चा की गई है, आरक्षित करना उसको एवं उसको व्यवस्थित करना। अगली मैं बात करूंगा आपसे बिल का आदान प्रदान, बिना लाभ देने वाली संस्थाओं का लेखा रखना, अपूर्ण अभिलेख से लेखा तैयार करना, इन सब का ज्ञान आपको होना चाहिए। इसीलिए ये आपके विषय में रखा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हमारी विषय क्षेत्र पे बात हो चुकी है। अब हम वाणिज्य शिक्षा के महत्व और आवश्यकताओं पर चर्चा करेंगे। आप तैयार हो जाइए मेरे साथ। महत्व और आवश्यकताओं पर चलते हैं। वाणिज्य शिक्षा के महत्व, क्या इसकी महत्व की बात चलेगी। ये देखिए, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए उपयोगी। आपकी वाणिज्य जो शिक्षा है, यह आर्थिक क्रियाकलाप जितने भी होते हैं उन सब में उपयोगी होती है। व्यापारिक वर्ग के लिए महत्व। देखिए, जब तक आपको वाणिज्य का ज्ञान नहीं होगा, जब तक आप व्यापारिक रूप से उसका पूरा फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो बहुत ही महत्व है ये पूरे व्यापारी वर्ग के लिए। जब तक व्यापारी को वाणिज्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक व्यापारी अच्छे लेवल पे कार्य नहीं कर सकता है। अपने व्यापार को एक बृहद और विशाल रूप देने में वो सक्षम
नहीं होगा। आगे है आपका उत्पादकों के लिए उपयोगी। देखिए जब तक प्रोडक्शन है, जब तक प्रोडक्शन नहीं, तो ये जो प्रोडक्शन है इसको बढ़ाने में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। राष्ट्र एवं समाज की समृद्धि के लिए, देखिए वाणिज्य राष्ट्र एवं समाज की समृद्धि के लिए, आप लोगों ने सुना होगा जब हमारा समाज समृद्ध होगा तभी तो हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा। तो समृद्धि ही हमारा आर्थिक के बिना समृद्ध राष्ट्र नहीं कहलाएगा। जब हमारा देश गरीबी से जूझेगा, बेरोजगारी से जूझेगा, तो क्या हमारा राष्ट्र समृद्ध कहलाएगा? बच्चों, राष्ट्र समृद्ध नहीं कहलाएगा। जब तक आपको रोजगार जनरेट नहीं होंगे, जब तक बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, जब तक आर्थिक स्तर से हमारा प्रत्येक भारतीय नागरिक कोटि में नहीं जागा, तब तक क्या हमारा राष्ट्र आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो इस वाणिज्य के माध्यम से राष्ट्र और समाज दोनों ही समृद्ध होते हैं। अगला पॉइंट है आपका उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी। देखिए जितने भी ये कस्टमर हैं, जितने भी उपभोक्ता हैं, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ा ही उपयोगी है। अगला पॉइंट है आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। देखिए आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वाणिज्य का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति में पूरा योगदान क्यों है? जब तक हमें आवश्यकताएं नहीं पता लगेंगी तो उन आवश्यकताओं को पूर्ण कैसे किया जाएगा? जितनी भी आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति वाणिज्य के ही द्वारा हो रही है। अगला पॉइंट आपका है श्रमिक वर्ग के लिए महत्व। मैंने अभी क्या कहा था? श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग, जब तक उस वर्ग को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हमारा राष्ट्र खुशहाल नहीं हो सकता है, जब तक हमारा राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता है। तो उसके लिए आपको श्रमिक वर्ग पे भी विशेष ध्यान देना होगा। इसीलिए यहाँ पे श्रमिक वर्ग के लिए भी इसके महत्व बताए गए हैं। अगला पॉइंट है हमारा संपूर्ण वस्तुओं के वितरण के लिए। देखिए ऑल ओवर जितनी भी मार्केट में जरूरत की वस्तुएं हैं, जितनी भी वस्तुएं आपकी जरूरत की हैं, जब तक उनका कंट्रीब्यूशन, उनको वितरण अच्छे तरीके से नहीं होगा तब तक प्रत्येक व्यक्ति पे उसकी आवश्यकता की वस्तु नहीं पहुंच जाएगी, तब तक कार्य कंप्लीट नहीं कहलाएगा। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विकास के लिए, देखिए महत्वपूर्ण बात है अंतरराष्ट्रीय संबंध। पहले मैंने सद्भाव की बात करी थी, अब मैं बात कर रहा हूं इंटरनेशनल रिलेशनशिप की। तो देखिए जब तक आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संबंध अच्छे नहीं होंगे तब तक कहीं ना कहीं आप कमजोर रहेंगे। आपको विश्व में अपना स्थान बनाने के लिए इंटरनेशनल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। तो इस वाणिज्य के माध्यम से आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध आर्थिक रूप से बड़े ही प्रांगण होते हैं, उनको बहुत जरूरत होती है वाणिज्य के ज्ञान की। अब हम वाणिज्य शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा करते हैं विद्यार्थियों। हम आपको लेकर चल रहे हैं सुनियोजित विकास की ओर। देखिए वाणिज्य शिक्षा के ज्ञान के माध्यम से ही आप सुनियोजित विकास की ओर जाते हैं, प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट की ओर जाते हैं। ये जो प्लानिंग की जाती है ये सब आपको वाणिज्य के ज्ञान के आधार पर आप प्लानिंग करते हैं डेवलपमेंट की। आपका अगला पॉइंट है बच्चों आर्थिक एवं भौतिक उन्नति हेतु। तो वाणिज्य आपकी आर्थिक और भौतिक उन्नति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसकी आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि आप आर्थिक और भौतिक रूप से उन्नत हो सकें, हमारा राष्ट्र भौतिक और आर्थिक रूप से उन्नति कर सके। अगला पॉइंट है आपका प्राकृतिक संपदाओं का शोषण। ये देखिए जो प्राकृतिक जो संपदाएं हैं उन्होंने हमें अनेकों चीजें दी हैं, परंतु वो प्रचुर मात्रा में है और ज्यादा मात्रा में भी है, तो हम उनको पता नहीं लगा पा रहे हैं। उन प्रकृति से उन चुनिंदा चीजों को इकट्ठा करके वाणिज्य के माध्यम से अनेकों उद्योग जनरेट किए जा रहे हैं, जिससे से ज्यादा मानव जाति को लाभ की प्राप्ति हो सके। इसीलिए इसकी आवश्यकता है। अगला पॉइंट है आपका व्यापारिक कुशलता का विकास। देखिए वाणिज्य के माध्यम से आपके अंदर व्यापारिक कुशलता का विकास होता है। व्यापारिक कुशलता यानी कि बिजनेस स्किल्स। स्किल्स आपके अंदर बिजनेस के किससे आते हैं? वाणिज्य से आते हैं।
जब तक वाणिज्य का ज्ञान आपको नहीं होगा, जब तक आप एक सफल व्यापारी बच्चों नहीं बन पाते हैं। क्लियर है? आर्थिक एवं अन्य साधन जुटाने में सहायता। आर्थिक एवं अन्य साधनों को जुटाने में वाणिज्य आपको बहुत सहायता प्रदान करता है। अगला पॉइंट आपका है श्रम व्यवस्था तथा कल्याण। देखिए, श्रम व्यवस्था में फिर मजदूर वर्ग पे आ गया, फिर श्रम पे आ गया हूं। ये इसके माध्यम से पूरी की पूरी श्रम व्यवस्था होती है, जिसके माध्यम से श्रमिकों का कल्याण होता है। जब श्रमिक का कल्याण होगा तो राष्ट्र हमारा खुशहाल रहेगा। अगला पॉइंट है आपका कार्यालय व्यवस्था। मैं फिर आपको कार्यालय की ओर लेके आया हूं। देखिए, वाणिज्य की क्यों आवश्यकता पड़ती है कार्यालय को व्यवस्थापित करने में। कार्यालय को देखिए, सिर्फ एक इमारत का खड़ा कर देना कार्यालय नहीं कहलाएगा। उस इमारत में ऑफिस कब बनेगा? वो जब उसमें ऑफिस से संबंधित कार्य होंगे। उन कार्यों को करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं स्थापित करनी पड़ती हैं, और वो व्यवस्थाएं स्थापित करने के बाद ही वो एक कार्यालय का रूप लेता है। आपका अगला पॉइंट है देशी एवं विदेशी व्यापार। देखिए, पहले तो आप ये जानिए देशी व्यापार और विदेशी व्यापार है क्या। देशी व्यापार आपके देश की अंतर्गत सीमाओं के अंतर्गत जो व्यापार किया जाता है वह देशी व्यापार कहलाता है। यह व्यापार स्थानीय व्यापार, अंतर जनपदीय व्यापार, राज्य व्यापार, अंतरराज्यीय व्यापार कहलाता है। यानी कि वह व्यापार जो एक देश के ही अंतर्गत किया जाने वाला व्यापार आपका देशी व्यापार कहलाता है। अब बच्चों हम बात करते हैं विदेशी व्यापार की। देखिए, विदेशी व्यापार वह व्यापार कहलाता है जो दो देशों के मध्य होता है। उस व्यापार को हम विदेशी व्यापार कहते हैं। जैसे कि अमेरिका भारत से व्यापार करता है, भारत रूस से व्यापार करता है, तो ये जो व्यापार है कौन से व्यापार कहलाते हैं? सारे के सारे विदेशी व्यापार। इसमें आयात और निर्यात का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो हमारा जैसे मान लीजिए भारत है, भारत से जो वस्तु दूसरे राष्ट्र जाती है, यानी कि अमेरिका कोई वस्तु हमारे देश से जा रही है, तो वो कहलाता है निर्यात। अगर हम अमेरिका से कोई वस्तु अपने भारत मंगा रहे हैं तो वो वस्तु कहलाती है आयात। तो देखिए, विदेशी जो व्यापार है ये निर्यात और आयात पर निर्भर करता है। बिना वाणिज्य के देशी और विदेशी दोनों व्यापार सक्षम नहीं है, ना ही सफल हो पाएंगे। अगला बच्चों पॉइंट है आर्थिक समस्याओं का समाधान। तो देखिए, आर्थिक जो समस्याएं हैं उनका समाधान वाणिज्य के माध्यम से निकाला जाता है। जो भी आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं राष्ट्र में या हमारे व्यापार में, उन आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए, उनके समाधान खोजने के लिए हमें वाणिज्य की आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट है व्यवसाय के चयन में सहायक। देखिए, आप लोगों के मन में बहुत सारी चीजें आती हैं। जब कोई व्यक्ति एक नया व्यापार शुरू करना चाहता है या किसी नए व्यवसाय को शुरू करना चाहता है तो उसके मस्तिष्क में अनेकों चुनौतियां होती हैं। एक मन करता है मैं इसका कार्य शुरू कर दूं, एक मन करता है मैं ये काम शुरू कर दूं, दूसरा कहता है मैं वो काम शुरू कर दूं। तो उसका जो मन है, जो उसका मस्तिष्क है, वो एक नियंत्रण में नहीं रह के अनेकों ओर भागता है। जब आप अनेकों ओर भागेंगे तो आप सफल नहीं बन पाएंगे। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए अपने मस्तिष्क को, अपने मन को एकाग्र करना होगा और एक निश्चित क्राइटेरिया का, एक निश्चित व्यवसाय का चयन करना होगा। तो वो जो निश्चित व्यवसाय के चयन में जो अहम भूमिका निभाता है वो आपका वाणिज्य निभाता है। जब आपको अपना पूरा क्लियर हो जाता है कि ये व्यवसाय करने से मुझको ये लाभ हो सकता है, तो आप अपने मन की भी सुनिए। आपको पता होता है कि आप किस व्यवसाय में अच्छा कर सकते हैं, जहां आप 100% अपना दे सकते हैं, आप उसी व्यवसाय का चयन कीजिए। तो ये जो ज्ञान की प्राप्ति होती है ये कहां से होती है? ये पूरी की पूरी प्राप्ति आपको वाणिज्य से होती है। अगला पॉइंट है विद्यार्थियों, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुधार। ये ऊपर भी आया था, वहां पे अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात हुई थी और यहां पे बात हो रही है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुधार की। देखिए, समय है इसका नाम। समय समय पे हमारे संबंधों में घनिष्ठता बढ़ती है और कटुता भी आती
ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति से आजीवन समान संबंध हमारे स्थापित रहते हैं। उसी के चलते समय समय पर हमारे संबंधों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यहाँ पे हम किस संबंध की बात कर रहे हैं? आर्थिक संबंधों की, व्यापारिक संबंधों की। तो व्यापारिक संबंध हमें स्थापित करने के लिए बार बार बीच बीच में अपग्रेड होना पड़ता है। अन्य राष्ट्रों से हमें अपने संबंध अच्छे बनाने के लिए प्रयासरत रहना पड़ता है। अगला पॉइंट है आपका व्यक्तिगत महत्व। देखिए, व्यक्तिगत महत्व की मैं क्या चर्चा करूं, आप जानते ही हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति के लिए वाणिज्य की उपयोगिता है, वाणिज्य की आवश्यकता है।